उसने धीरे-धीरे अपने काँपते हुए शरीर को समेटा, जैसे-तैसे उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा बाहर से पत्थर की तरह सख्त था, मगर भीतर से उसका दिल हज़ारों टुकड़ों में बिखर चुका था। एक पल के लिए उसका जी चाहा, वह ज़ोर से चीखे, सबके सामने कह दे कि वह ये शादी नहीं करना चाहती, कि ये सब जुल्म है। मगर चारों तरफ बैठे लोगों की बेरुखी भरी नज़रें और कौसल्या देवी की वह सख्त, बिना रहम वाली आँखें याद आते ही उसकी साँस गले में अटक गई। जैसे किसी ने उसके गले को कसकर पकड़ लिया हो। उसकी पलकों से आंसू बिना इजाजत बह निकले और कांपते कदमों से वह पंडित जी के बोले गए मंत्रों के अनुसार फेरे लेने लगी। हर फेरा उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था, जैसे हर चक्कर के साथ उसका बचपन, उसके सपने, उसकी आज़ादी उससे छीनी जा रही हो। रोते-रोते उसने बड़ी मुश्किल से सारे फेरे पूरे किए। उसकी आँखें ज़मीन पर ही गड़ी हुई थी, जैसे वह किसी से नज़र मिलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हो। आँसुओं की लकीरें उसके गालों पर ऐसे बह रही थीं, मानो उसका दिल रास्ता ढूँढकर बाहर निकलना चाहता हो। आखिरी फेरा लेते-लेते उसके पैर जवाब दे गए और वह लगभग ज़मीन पर बैठ गई। कुछ पल के लिए समय थम सा गया। आंगन में बैठे मेहमानों ने नज़रें चुरा ली। कोई भी उसकी उस टूटती हुई हालत को देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी कमज़ोरी सबको उनके अपने गुनाहों का आईना दिखा रही थी। फिर पंडित जी ने ओम की तरफ मुँह किया और गंभीर आवाज़ में बोले, बेटे, तुम्हें ये सारे वचन निभाने हैं और अपनी पत्नी का पूरा-पूरा ध्यान रखना है। ओम बिल्कुल खामोश खड़ा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना कोई हिचकिचाहट, ना कोई सवाल। मगर जब कायरा का ठंडा काँपता हुआ हाथ अनजाने में उसके हाथ से छू गया, तो एक पल के लिए उसकी उँगलियाँ अपने आप सख्त हो गई, जैसे वो उस कमज़ोर हाथ को गिरने से बचा लेना चाहता हो। आंगन में बैठे लोगों ने रस्म के नाम पर हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। सबने जबरदस्ती मुस्कुराकर ओम और कायरा को देखा, मगर किसी ने ये नहीं देखा कि उस मुस्कान के पीछे कितने टूटे हुए दिल और कितनी अधूरी दुआएं दबी हुई थी। उस पल कायरा के लिए ये शादी सिर्फ एक रिश्ता नहीं थी, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे गहरी चोट थी। ओम के लिए वो एक ऐसा वादा था। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी। ओम के फैसला सुनाने पर यह शादी तय हो गई थी और उसकी खूबसूरत सी दुल्हन उसके बेड पर बैठी हाथों में छुरी थामे थी। कायरा ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन सबके दबाव में आकर उसे ये शादी ओम से करनी पड़ी थी। लेकिन अब वह एक कमरे में एक साथ कभी नहीं रहना चाहती थी। ओम ने धीरे धीरे जाकर उसके हाथों से छुरी छीनकर उसको अपने कलेजे से चिपकाया था और उसे विश्वास दिलाया था कि तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए तुम्हें डांटता रहता था, लेकिन तुम विश्वास करो, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। विश्वास नहीं होता तो ये छुरी उठाओ और मेरे दिल की जगह काट कर देख लो। उसमें सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा होगा। छुरी की नोक अपने दिल की जगह रख लिया। कायरा बिल्कुल कांप उठी थी। उसने डरते हुए अपने हाथों को पीछे किया। फिर ओम ने धीरे धीरे उसके जिस्म को अपने सीने से चिपकाए और बड़ी देर तक यूं ही एक दूसरे की सांसों को महसूस करते रहे और मन ही मन उससे वादा करता रहा, तुम विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ओम ने अपने सीने में इतनी ज़ोर से उसे चिपकाया था कि उसकी छुरी अपने आप ही नीचे गिर गई थी और वे उसकी उस धड़कन को महसूस कर रही थी। धीरे से अपने गोद में उठाता उसे बिस्तर पर लाया था और उसे धीरे धीरे मनाने की कोशिश कर रहा था। कई दिन लगे थे ओम को अपने ऊपर विश्वास दिलवाने में। ये कहानी उस दिन शुरू हुई थी जब 8 बज रहे थे। कमरे में हल्की सी रोशनी पर्दों के बीच से छन कर आ रही थी। बाहर आंगन में चिड़ियों की चरचराहट और रसोई से चाय पराठे की खुशबू आ रही थी। कौशल्या देवी हमेशा की तरह अपने सोफे पर टेक लगाए बैठी थी। उनके चेहरे पर बहुत गुस्सा और आंखों में वही कड़ी चुभन थी जिससे घर के सभी लोग डरते थे। उनके बराबर में ओम बड़े सुकून से बैठा था। सफ़ेद रंग की टी शर्ट कैबरी में ओम अपनी दादी की मौजूदगी में चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। कुछ पल बाद दरवाज़ा धीरे से खुला और कायरा दबे कदमों से अंदर आई। उसकी नज़रें झुकी हुई थी और हाथों की उंगलियां एक दूसरे में फंसी हुई थी। कमरे की हवा में बिल्कुल चुप्पी का बोझ पड़ गया था। अंदर आते ही उसने काफ़ी धीमी आवाज़ में सबको प्रणाम किया। दादी के पैर छुए दिल ही दिल में साथ में बड़बड़ाई भी थी, आज शेरनी के साथ शेर भी बैठा हुआ है, दोनों आज मुझ मासूम हिरनी का शिकार जरूर करेंगे। हमेशा की तरह कौशल्या देवी के चेहरे पर नाखुशी के लकीरें उभर आई थी। वह भारी आवाज़ में बोली, ये वक्त है तुम्हारे उठने का।
सुबह के 11 बज रहे हैं। हमारे परिवार की बहू बेटियां सूरज निकलने से पहले उठ जाती हैं। सानवी को ही देख लो, वह भी तुम्हारी ही उम्र के है। सुबह 7 बजे तक सब काम निपटा लेती है। तुम्हें उससे सीखना चाहिए। तुमसे सिर्फ वह 2-3 साल बड़ी होगी, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुमसे वो पूरी 20 साल बड़ी हो। अभी तक तुम्हारा बचपना ही खत्म नहीं हो रहा। क्या करूं मैं तुम्हारा? ओम ने अपनी निगाहें घुमाकर देखा और ओम के होठों पर सख्ती उभर आई। वह एकदम बोला, परहेज कीजिए दादी। मानवी की मिसाल देने से, क्योंकि उसके अंगूठे के बराबर भी नहीं है ये लड़की। ये उसकी हम उम्र ज़रूर है, लेकिन वो मेरी बहन है। उसकी परवरिश मैंने की है। अगर आप इसकी परवरिश मेरे हाथ में देती तो इसका दिमाग भी बिल्कुल ठीक करके रख देता। बिन वजह आपने इस लड़की को बहुत छूट दी हुई है, जिसका नतीजा अब आपके सामने खड़ा हुआ है। कौशल्या देवी ने जल्दी से उसे घूरा, फिर सख्ती से बोली, ऐसी बात नहीं है ओम। परवरिश तो इसकी भी अच्छी हुई है। आखिरकार तुम्हारी माँ ने ही तो की है। लेकिन ये लड़की हर वक्त अपने आप में मगन रहती है। घर के रीति रिवाज का ये ख्याल ही नहीं रखती। किसी दिन मेरी छड़ी उठ गई तो इसका दिमाग भी बिल्कुल ठीक करके रख दूंगी। ये समझती है बूढ़ी दादी के हाथों में जान नहीं, मगर जिस दिन इसने मेरी जान देख ली तो हर वक्त अपना मुंह छिपाती रहेगी। कायरा सहमी हुई आवाज़ में जल्दी से बोली, दादी इसके बाद मैं हमेशा ख्याल रखूंगी। ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। प्लीज़ आप उनसे कहिए कि मुझे कुछ ना कहें। सिर्फ आप ही मुझे समझा सकती हैं और कोई नहीं। वह जल्दी से एतराज़ कर गई थी। उसके डांट उसे हमेशा बुरे लगते थे। वह हमेशा यही बात कहती थी, पापा डांट सकते हैं, मम्मी डांट सकती हैं, दादी भी डांट सकती है, मेरी हम उम्र सहेली सानवी भी मुझे डांट सकती है, मगर इस राजकुमार को मैं अधिकार बिल्कुल भी नहीं देती। लेकिन ये जानती नहीं थी कि पूरे घर में वही उस पर सबसे ज़्यादा अधिकार रखता था। ओम कुर्सी पर जरा सा आगे होकर तेज आवाज़ में बोला, बताऊं तुम्हें क्या कर सकता हूं मैं? उसके शब्दों की भारी गूंज ने कायरा के जिस्म को हिला दिया। वह एकदम पीछे हटी और कांपते हुए बोली, माफ़ कर दो दादी, अब सच बोल रही हूँ, सुबह जल्दी उठूंगी। कल रात को सोने में देर हो गई थी। वह हमेशा ही उसके गुस्से से डर जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। जरा सी आंखें दिखाने पर वह जल्दी लाइन पर आ गई थी। उसकी बात सुनकर ओम ने तुरंत सवाल किया, क्यों देर हुई थी? वजह बताओ। कायरा ने सर उठाई, आंखें भीगी हुई थी और धीमी मगर चोर सी आवाज़ में बोली, मेरे कॉलेज में टेस्ट है, उसी की तैयारी चल रही थी। अगर विश्वास नहीं होता तो आप सानवी से ही पूछ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और मैं झूठ कहना पसंद भी नहीं करती, क्योंकि झूठ कहने वालों को भगवान पसंद नहीं करते। इस बार भी वो सफाई से खुद को क्लियर कर गई। कौशल्या देवी गुस्से में हंसकर बोली, हाँ, तुम्हारी माँ भी ऐसे ही बहाने बनाया करती थी। खुद तो दुनिया से चली गई और तुम्हें हमारे सिर पर छोड़ गई। हमेशा की तरह इस ताने के बाद कायरा का सिर झुक गया था। आंखों में नमी उभर आई थी, होंठ कांप रहे थे, मगर कुछ बोल नहीं पाई। कमरे में पल भर के लिए चुप्पी छा गई। ओम के चेहरे पर गुस्से की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसने सख्त नज़रों से दादी की तरफ देखा और इशारे से उन्हें और ज़्यादा कुछ कहने से रोक लिया। वह सख्ती से बात करता था, उस पर पाबंदियां लगाता था, मगर उसकी आंखों में आंसू उसे बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह कौशल्या देवी की तरफ देखते हुए भारी मगर नरम शब्दों में बोला, जाओ और अब ख्याल रखना, सुबह जल्दी उठो और मेज पर सबके साथ नाश्ता किया करो। अभी जाकर नाश्ता करो। अब मुझे पता चला कि तुमने नाश्ता नहीं किया तो याद रखना, मेरे गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कायरा ने सहमी हुई आवाज़ में हाँ कहा और जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली तो उसे लग रहा था जैसे कोर्ट से आज़ाद हुई हो। कमरे में फिर वही चुप्पी रह गई, लेकिन ओम की आंखों में अभी वो नाराज़गी साफ झलक रही थी जो उसने दादी के शब्दों पर महसूस की थी। वह उन्हें सख्त सुनाना चाहता था, मगर फिलहाल उठकर अपने काम पर चला गया, क्योंकि वो बेवजह दादी का दिल भी दुखाना नहीं चाहता था। किचन में हल्की सी भाप उठ रही थी, चूल्हे पर खाना बन रहा था, साथ ही तड़के भी लग रहे थे। उनकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई थी। नौकरानी कटी हुई सब्जियां ट्रे में रख रही थी, जबकि सानवी अपने अंदाज में दुपट्टा संभालते हुए रसोई में उन नौकरानियों के साथ काम में बिजी थी। हर चीज़ बड़े सुकून और बड़ी सावधानी से कर रही थी, जैसे उसे बरसों से ये सब संभालने की आदत पड़ चुकी हो। किचन की खिड़की से धूप अंदर आ रही थी। उसके साए में उसका चेहरा और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसी बीच धीरे से दरवाजा खुला। कायरा खामोशी से अंदर दाखिल हुई। चेहरे पर अभी तक कौशल्या देवी ओम की आवाज का डर बाकी था। कदम धीमे थे, आंखों में नमी अभी तक मौजूद थी। वह पीछे से जाकर अचानक सानवी के गले लग गई। सानवी ने चौंक कर मुड़कर देखा। जल्दी से अपने नरम हाथ उसके गाल पर लगाए। प्यार भरे शब्दों में वो बोल उठी, मेरी प्यारी सहेली। कहने को वह उसकी सहेली थी,
मगर हमेशा उसे अपनी बहन की तरह प्यार करती थी। सानवी का अंदाज ही अलग रहता था। कायरा ने होंठ फैलाए, नज़रें नीचे की और थरथरी आवाज़ में बोली, आपकी राजकुमारी को आपके भाई ने इतनी बुरी तरह से डांटा है, बस मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रह गई। आप भी कुछ दिनों के बाद शादी करके चली जाओगी, फिर मुझे कौन बचाएगा? आपके उस रूरल भाई से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है। लड़कियां अपनी ज़िंदगी फ्री माइंड होकर बिताती हैं, मगर मेरी ज़िंदगी में कोई फ्री डील नहीं, सिर्फ और सिर्फ परेशानी है। सब मुझे डांटते रहते हैं, न जाने मैंने ऐसा कौन सा पाप कर बैठी हूँ। हर एक बंदा मेरे ही पीछे पड़ा रहता है, ऐसा लगता है जैसे मैं कोई बोझ हूँ। वो काफ़ी उदास थी। दादी की आखिरी बात ने उसका दिल तोड़कर रख दिया था। सानवी हंसी दबाकर उसकी थोड़ी ऊपर की और नरमी से बोली, वो राजकुमार मेरा भाई है ना, वह तुम्हारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है, बस तुम्हें ये नज़र नहीं आता। कभी कभी वह सख्त बोलता है तो इसका मतलब ये नहीं है वह तुम्हें चाहता नहीं, वह तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन तुम देखना नहीं चाहती, तुम सिर्फ उसकी सख्ती देखती रहती हो, मगर उस सख्ती में छुपा हुआ प्यार नहीं देख पाती। कायरा ने कुर्सी खींचकर जोर से ज़मीन पर पटकी, मुंह बनाते हुए बैठ गई और शिकायती अंदाज में बोली, हाँ हाँ पता है मुझे, आपके तो भाई है ना, आप क्यों उनके खिलाफ जाओगी? उस पल सानवी हंसते हुए बोली, अच्छा बाबा, अब ये बताओ नाश्ता करोगी, बनाया है तुम्हारे लिए। इस पर वह जल्दी से मुंह बनाकर बोली, बनाओ आप नाश्ता, आपके भाई का ऑर्डर है। अगर मैंने ठीक से नाश्ता नहीं किया तो मुझे उनके गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। मेरा तो कोई इरादा नहीं दोबारा डांट खाने का। सुबह सुबह मेरा मूड खराब है, अब बिना वजह दोपहर का भी खाना खराब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि चुपचाप नाश्ता कर लेती हूँ, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था कुछ भी खाने का। सानवी ने उसे गौर से देखा और थोड़ी सी सख्ती मगर मोहब्बत से बोली, रात को मैंने कहा था सो जाओ, सुबह देख लेना अपने उस फालतू सीरियल को, मगर सुनती कहाँ हो। आधी रात तक तुम बैठकर वह फालतू की सीरियल देखती रहती हो। सही हुआ तुम्हारे साथ, बिल्कुल ठीक सज़ा मिली है तुम्हें। बल्कि दादी को चाहिए था कि दो लगा देती। दिन ब दिन तुम बिगड़ती जा रही हो। कायरा नाक सिकोड़ कर बोली, हाँ जी, सब गलती मेरी है। आप तो बस अपने भाई की साइड लेती हो, कभी भी आप मेरी साइड नहीं लेती। न जाने आपको उन जैसों में क्या नज़र आ जाता है, हर वक्त वह आपको भी तो डांटते रहते हैं, सानवी वो मत करो, ये मत करो, सानवी वो मत खाओ। पता नहीं उन्हें लड़कियों से क्या समस्या है। मेरी बस चले तो मैं उन्हें ठीक करके रख दूँ। सानवी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया और चूल्हे की तरफ ध्यान देने लगी। कुछ देर के बाद उसने नाश्ते की प्लेट बड़े प्यार से सजाई, कई फलों का मिक्स प्लेट तैयार करके साथ में कई तरह के जूस तैयार किए, सूप के कप रखकर सावधानी से मेज पर रख दिया। कायरा हाथ बांधे बैठी रही, उसके होंठ फिर से फूले हुए थे जैसे किसी जिद्दी बच्चों की तरह। सानवी ने उसे देखा, फिर नामे सिर हिलाते हुए उसके बराबर में बैठ गई। वह प्लेट अपनी तरफ खींच रही थी और फलों का कुछ टुकड़ा तोड़कर अपने हाथ से कायरा के मुंह के पास ले गई और नरम शब्दों में बोली, चलो जिद मत करो, कुछ खा लो, कुछ खाओगी तो ही एनर्जी आएगी, फिर मिलकर हम भाई की बुराइयां करेंगे। कायरा ने पहले नज़रें दूसरी तरफ मोड़ ली, लेकिन फिर चुपचाप मुंह खोलकर निवाला ले लिया। वह चुपचाप खाने लगी। किचन की हवा में अब पहले जैसी गंभीरता नहीं थी। सानवी के हाथों की नरमी, उसका प्यार कायरा के दिल से सुबह की घुटन को जरा सा हल्का कर रहा था। सानवी ने हर निवाले के साथ प्यार भरा एहसास उसके मुंह में उतारा था, क्योंकि वह जानती थी वह कितनी नाजुक है। जिद्दी करती, कभी मुंह फुलाती, कभी नजरें चुराती, मगर खाती जाती। नौकरानी कोने में चुपचाप बर्तन धो रही थी, मुस्कुराते हुए दोनों सहेलियों का प्यार देख रही थी। दोनों सहेलियों के बीच सिर्फ 2-3 साल की उम्र का फर्क था, मगर सानवी हमेशा कायरा को संभालती हुई दिखाई देती, जैसे सच में वो उसकी दोस्त नहीं उसकी माँ हो। कभी डांट देती, कभी प्यार जताती, कभी जिद तोड़ देती, तो कभी उसके आंसू पोंछ देती। कायरा के लिए वही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। सानवी के दिल में भी हल्की सी उदासी उतर आई थी। कायरा के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, आप भी शादी करके चली जाओगी तो मुझे कौन बचाएगा। मगर उसने उस एहसास को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया था। वह जानती थी कि कायरा के दिल को अभी सुकून चाहिए था और ये सुकून सिर्फ उसके प्यार से ही मिल सकता था। शाम के 4 बज रहे थे। हवेली के पिछले हिस्से में नौकर चाकर सफाई कर रहे थे। घास पर ओस की बूंदें जमी हुई थी। ठंडक और ताजी घास की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। एक पुराना सा आम का पेड़ बीचों बीच खड़ा था, उसकी शाखाएं हर तरफ फैली हुई थी। वह बहुत ही घना पेड़ था, अपनी छांव से हर तरफ हरियाली बिखेरे हुए था। परिंदे उस पेड़ की टहनियों पर बैठे चहचहा रहे थे, कभी उड़ान भरते, कभी आंगन के कोने में पड़े पीतल के बर्तनों के पास जाते। उस सुकून भरे माहौल में कायरा
टांगे समेटे पेड़ के नीचे ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसका दुपट्टा नीचे पड़ा हुआ था। वह अब जवान थी। उसका पूरा फिगर साफ नज़र आ रहा था। उसकी बॉडी शेप भी उसमें झलक रही थी। उसके हाथ में आम के छोटे छोटे टुकड़े थे, जिन्हें वह चुपके चुपके मज़े से खा रही थी। कभी नमक लगाती, कभी बिना नमक के मुंह में डाल लेती, आंखें बंद करके खटास का मज़ा लेती, इस बात से बेखबर कि अंदर ये खबर पहुंच गई है। बाहर वह क्या गुल खिला रही है। लेकिन सुकून का ये पल अचानक टूट गया। किसी ने तेजी से उसका कान मरोड़ा और वह चौंक कर उछल गई। दर्द से उसकी आवाज़ निकल गई। जल्दी से गर्दन घुमाकर देखा तो सामने सावित्री देवी खड़ी थी, ओम की माँ और उसकी आंटी। शुरू से ही वह उन्हें आंटी कहती थी। उनके चेहरे पर गुस्से से आंखें लाल हो रही थी। सावित्री देवी भारी शब्दों में बोली, उफ, हे भगवान, बिल्कुल इस लड़की को अपनी सेहत का ख्याल नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पिछली बार भी तुम्हारे पीरियड्स इसी वजह से जल्दी आ गया था और तुम्हारे ब्रेस्ट में दर्द होने लगा था। इसी आम की वजह से ये सब खराब हुआ था। 2 दिन बुखार में पड़ी रही, दवाइयों ने जान निकाल दी। अब फिर छुप छुप कर ये सब खा रही हो। आज आने दो ओम को और तुम्हारे अंकल को। तुम्हारा दिमाग अगर आज मैंने ठीक नहीं करवाया तो मेरा भी नाम सावित्री नहीं। परेशान कर दिया है तुम्हारी इन हरकतों ने मुझे। तुम अपनी आदतों से बाज नहीं आ रही हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हर बार तुम बच जाती हो। ये सानवी बीच में आकर तुम्हारी साइड ले लेती है। ये भी मुझसे मार खाएगी। इसी के लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ कर रखा है। कायरा जल्दी घबरा गई। हाथ में पकड़ा कच्चा आम एक झटके से ज़मीन पर फेंक दिया। रोने की शक्ल बना ली। अच्छा प्लीज़ आंटी जी, माफ़ कर दीजिए। देखिए मैंने फेंक दिया है। मैं अब बिल्कुल नहीं खाऊंगी। ओम का नाम सुनते ही उसकी जान निकल गई थी। अंकल को तो वो आराम से मना लेती थी। सिर्फ एक आंसू टपकाने की देरी होती थी। लेकिन अगर ओम तक ये बात पहुंची तो वह ज़रूर उसकी टांगें तोड़ देता। इसीलिए वह गिड़गिड़ाने पर उतर आई थी। सावित्री देवी ने हाथ अपने कमर पर रखे ना में सिर हिलाते हुए बोली, अब तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। लगता है तुम्हें अपनी माँ की जरा भी परवरिश याद नहीं। तुम्हें अपनी माँ से जरा भी प्यार नहीं। हर वक्त बीमार रहना जैसे तुमने अपना पसंदीदा शौक बना लिया है। और जब तुम बीमार पड़ती हो ना, मुसीबत मेरी आती है। तुम्हारे अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखती हूँ। तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ गई हो। लेकिन तुम्हारा ये बिगड़ना मैं 2 मिनट में ठीक करके रख दूंगी। मुझे तुम्हारी ये हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। ये कहकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, चलो अभी अंदर और जाकर सीधा अपने कमरे में घुसकर अपनी किताबों में लग जाओ, वरना आज तुम्हारी खैर नहीं है। कायरा आंखों में आंसू भरकर रोती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ आप ओम को कुछ मत बताना। आपको पता है ना ओम कितना गुस्से वाला है। और अंकल को भी मत बताना। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। प्लीज़ मेरी प्यारी आंटी जी, कुछ मत बताना। मैं वादा करती हूँ आज के बाद ये सब कभी नहीं खाऊंगी। बस आज माफ़ कर दो। पता नहीं कैसे मेरा हाथ इन खट्टे आमों पर चला जाता है। मैं खुद को रोक नहीं पाती और रोकने की कोशिश करती हूँ, मगर क्या करूँ, आदत से मजबूर हो जाती हूँ। लेकिन वादा करती हूँ अब पक्का ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ आखिरी बार माफ़ कर दो। वह हमेशा उन्हें इसी तरह मना लेती थी, लेकिन आखिर में अपनी पटरी से उतरकर दोबारा वही हरकतें कर बैठती थी। सावित्री देवी ने गुस्से में हाथ झटका, तेज शब्दों में बोली, कसम खाओ मेरी। कायरा ने नाक सिकोड़कर मुंह बनाया था। बोली, नहीं आंटी जी, मैं आपकी कसम नहीं खाऊंगी। मेरा कब मन मचल जाए कुछ पता नहीं रहता। आप रोज कसम खिलाती रहती हो। एक दिन कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। वह जल्दी में उल्टा बोल गई थी। सावित्री देवी ने आंखें तंग करके सख्त नज़रों से उसे घूरा था। कायरा ने जल्दी होंठ सिकोड़कर मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा ठीक है आंटी, आपकी कसम खाती हूँ। अब ये सब नहीं खाऊंगी। बस प्लीज़ किसी को कुछ मत बताना। मैं वादा करती हूँ अब दोबारा ये गलती नहीं दोहराऊंगी। आप जानती हैं ना ओम कितना गुस्सा करता है। सावित्री देवी उंगली लहराकर बोली, आखिरी बार है, अगली बार मुझसे ही मार खाओगी, याद रखना। कायरा ने जल्दी से हाँ में सिर हिलाया। मासूमियत से बोली, जी जी आंटी जी, मार लेना आप, लेकिन अभी किसी को मत बताना। ये कहते ही वह अपना दुपट्टा संभालते हुए तेजी से उठी और अंदर की तरफ भाग गई। उसके दुपट्टे का पल्लू पीछे हवा में लहराता रह गया। पीछे सावित्री देवी खड़ी रह गई। उन्होंने माथे पर हाथ मारा और होठों से बड़बड़ाई, हे भगवान, इस लड़की को कब अकल आएगी। कभी तो समझ आ जाए इस लड़की को कोई बात। आंगन की हरी भरी हवाओं में फिर से परिंदों की आवाज़ गूंजने लगी, मगर पेड़ के नीचे पड़ी वह आम की छोटी छोटी गुठलियाँ अब भी वहीं पड़ी थी। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। आंगन में गहरी चुप्पी छाई हुई थी। दोपहर के वक्त सन्नाटा था। बाहर तेज धूप, अंदर पंखे की बराबर चलती हवा।
माहौल को और भी अजीब बना रही थी। बड़े शीशे वाली खिड़कियों पर पर्दे खिंचे हुए थे, मगर फिर भी रोशनी की हल्की किरण अंदर झांक रही थी। सोफे के कोने पर कायरा बैठी हुई थी। उसके सामने खुली कॉपी रखी हुई थी। वह पूरा ध्यान लगाकर पढ़ाई में लगी हुई थी। उसकी टांगें सोफे पर चढ़ी हुई थी और वह पेंसिल की नोक को बार बार दांतों से कुचल रही थी। दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। बायोलॉजी में हमेशा उसके कम नंबर आते थे। सिर्फ ओम ही उसे समझा सकता था, मगर ओम से पढ़ते हुए उसे डर ही महसूस होता था। अगर सानवी खाली होती तो उसकी मदद जरूर करती। कुछ पल के बाद सानवी आंगन में दाखिल हुई। उसका चेहरा पूरा पसीने में डूबा हुआ था और दुपट्टे से बार बार चेहरा पोंछ रही थी। कायरा के करीब आकर बैठी और थके हुए शब्दों में बोली, लाडो बहुत गर्मी हो रही है। मौसम ने तो जैसे आफत मचा रखी है। मेरा बस चले तो किचन में भी एसी लगवा लूँ, लेकिन फालतू के पैसे खर्च होंगे। कायरा ने चौंक कर सिर उठाया। आंखों में सवाल उभरा और हल्की नाराजगी के साथ बोली, तो आप इतना काम क्यों करती हैं किचन में? ओम ने और आंटी ने इतनी नौकरानियां हवेली में रखी हुई है, फिर आप क्यों खुद को चूल्हे में झोंकती रहती हो? कभी मुझे देखा है किचन में जाते हुए? मैं तो हमेशा अपने सुकून का ख्याल रखती हूँ। एक आप हैं, शादी को सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, लेकिन कोई ख्याल ही नहीं। सानवी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। नरम आवाज में बोली, तुम्हें तो शौक है ना, और वैसे भी तुम करोगी भी क्या? सारी जिंदगी तुम्हें यहीं रहना है। मेरी माँ है, मेरी दादी है, सभी लोग तुम्हारा बहुत ख्याल रखेंगे, लेकिन मैं तो पराए घर जाऊंगी ना, इसलिए ये सब सीखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। कायरा ने हैरानी से पलकें झुकाई और ज़रा ऊंची आवाज़ में बोली, क्यों भाई, मैं क्यों यहाँ रहूँगी? मैं भी पराए घर जाऊँगी। अभी तो मैं 18 साल की हुई हूँ। इसी साल मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ है और आपसे 3 साल छोटी हूँ। फिर मेरी शादी भी तो होगी ना, मेरे लिए भी अच्छा सा रिश्ता आ जाएगा। फालतू में आप कह रही हैं कि सारी ज़िंदगी यहीं रहूँगी। फिर वह जरा रुकी और हंसी दबाते हुए बोली, अगर मैं सारी ज़िंदगी यहीं रही तो पूरा घर पागल हो जाएगा। ओम की पत्नी मुझे कच्चा चबा जाएगी। अपनी बात पर खुद ही ठहाका लगाकर हंस पड़ी थी। सामने बैठी सानवी भी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी थी। वह दिल ही दिल में सोच रही थी, काश ये मासूम जानती कि घर वालों ने उसकी शादी ओम के साथ कई साल पहले तय कर दी है। मगर इस राज को जुबान पर लाना अभी ठीक नहीं था, क्योंकि सब जानते थे कि कायरा कितनी ज़िद्दी है। कोई भी उसकी ज़िद अभी तोड़ना नहीं चाहता था। कायरा ने कॉपी बंद की और ज़िद भरे शब्दों में बोली, चलो हम दोनों उनके कमरे में चलते हैं। अभी वो अपने कमरे में नहीं होंगे। थोड़ी देर कमर सीधी कर लेंगे, वहाँ तो एसी भी है। मुझे तो इतनी जलन होती है। हम सबके कमरों में कूलर लगा है और उनका कमरा इतना शानदार है। सानवी ने जल्दी नामे सिर हिलाया। गंभीरता से बोली, नहीं नहीं, रहने दो। भाई को पसंद नहीं है कोई उनके कमरे में जाए। कायरा ने होंठ फुलाए और रूठे हुए शब्दों में बोली, अरे चलो ना प्लीज, क्या हो जाएगा? थोड़ी देर के लिए ही तो जाएंगे। गर्मी से हमारी जान निकल रही है, कुछ देर आराम कर लेंगे। सानवी ने पहले मना किया, फिर कायरा की मासूम जिद पर मुस्कुरा दी। उसके शब्दों में लाचारी थी। अच्छा ठीक है, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए। ये सुनते ही कायरा का चेहरा खिल उठा। वह खुशी से उछलकर खड़ी हुई, सानवी का हाथ पकड़कर बाहर की तरफ भागी। दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए ओम के कमरे की तरफ जाने लगे। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि ओम कुछ घंटे पहले ही वापस आ चुका है और इस वक्त अपने कमरे में ही मौजूद है। कुछ पल के बाद दोनों उसके कमरे के सामने थी। ओम के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। अंदर ठंडी हवाओं का झोंका सा महसूस हुआ। कमरे की हर चीज अपनी जगह बिल्कुल सलीके से रखी हुई थी। साइड टेबल पर किताबें प्यार से सजी हुई थी। अलमारी का दरवाजा बंद था। बेड के चादर पर एक भी सिलवट नहीं थी। कमरे की हवाओं में एक खास तरह की सख्ती अनुशासन झलक रहा था, जो उसके व्यक्तित्व का पता देता था। सानवी एक पल को रुक गई। उसने गर्दन मोड़कर कमरे में नजर दौड़ाई, फिर धीमी आवाज में बोली, बच्ची ऐसा क्यों लग रहा है? कमरे में कोई मौजूद है? देखो ना, एसी की कितनी ठंडक हो रही है। कायरा हंस दी, फिर उछलती कूदती बेड की तरफ बढ़ी और फिसलकर उसके बेड पर बैठ गई। बोली, हो सकता है कोई नौकरानी सफाई करने आई हो और आपको पता ना हो। आजकल की नौकरानियां कितनी एडवांस हो गई हैं। किसी ने चला दिया होगा एसी। आइए ना, आराम करते हैं। सानवी ने कुछ सोचते हुए हामी भर ली, मगर आखिरकार वह उसके पास जाकर बैठ गई। कायरा ने अपनी गर्दन तकिए पर टिका दी और शरारती अंदाज में बोली, काश ओम पुलिस वाला होता तो हम घर में बहुत मजे कर रहे होते। पूरा महीना घर पर ना होते और हम उनके बिस्तर पर आराम से मजे से सोते। सानवी ने जल्दी से उसे डांटा, ये कैसी बातें कर रही हो? अगर भाई को पता चला तो आफत आ जाएगी। वह हर बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए बोली। सानवी ने सिर हिलाया, मगर कायरा अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। वह हैरानी भरे शब्दों में बोली,
सच में अगर ऐसा होता तो मैं इस कमरे को पूरा कब्जा कर लेती। यहाँ अपनी कॉलेज की किताबें बिखेरे रखती, यहाँ टेबल, यहाँ कुर्सी रखती, पूरा कलर होता, कितना मज़ा आता। आप उस तरफ सोती, मैं इस तरफ। सानवी ने एक बार फिर नामे सिरिलाया, मगर उसकी हंसी भी छुपाए नहीं छुप रही थी। दोनों सहेलियां अपनी ही दुनिया में मगन थी, ये जाने बिना कि ओम हकीकत में कमरे में ही मौजूद था। वॉशरूम के बंद दरवाजे के पीछे वह दाढ़ी बनाते हुए उनकी हर बात सुन रहा था। एसी की ठंडक यूं ही नहीं थी, उसके जाने से पहले ही बंदोबस्त हो चुका था। कोई नौकरानी कमरे में नहीं आई थी। सहेलियों की बातें गूंज रही थी। कायरा की आवाज़ बार बार सानवी के ठहाकों से मिलकर माहौल को हल्का फुल्का रंगीन बना रही थी, मगर अगले ही पल सारी दुनिया जैसे थम सी गई हो। बाथरूम का दरवाज़ा एकदम खुला। सबसे पहले ठंडी हवा की एक लहर बाहर निकली, फिर कदमों की आहट सुनाई दी। अगले पल ओम नजर आया। वह सिर्फ अपने जिस्म पर तौलिया पहने हुए था, दूसरे तौलिए से अपना फेस साफ कर रहा था। सानवी का रंग बिल्कुल उड़ गया। उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्दी से भागती हुई कमरे से बाहर निकल आई, इससे पहले कि वह ओम के गुस्से का शिकार बनती। कायरा का दिल जैसे गले में ही अटक गया हो। वह बिल्कुल सुन बैठी रह गई, आंखें फटी फटी रह गई। उसके चेहरे पर शर्म और डर, हैरानी, सब कुछ एक साथ उतर आया था। ओम ने उसे देखते ही कदम रोक लिए। एक हाथ से गर्दन पर तौलिया फेरते हुए भारी आवाज में बोला, मेरे कमरे में सोने का बहुत शौक है ना तुम्हें? फिक्र मत करो, आज तुम्हारा बंदोबस्त कर देता हूँ। ये कहते हुए उसने हाथ में पकड़ा हुआ तौलिया जोर से कायरा की तरफ उछाल दिया। और मेरे हिसाब से तुम बालिग भी हो गई हो। ये कहते उसका फेंका हुआ तौलिया उसके चेहरे से हटाया। ठंडे पानी के छींटे उसके मुंह पर बिखर गई। कायरा की सांस जैसे थम सी गई, कदम जमीन में पड़ गए। दिल बेकाबू धड़कने लगा। वह कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकी। उसकी नज़रें ओम की पीठ पर जमी रह गई, जो अजीब सी चाल चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। तौलिया फेंकने के बाद वो पलटा भी नहीं। बिना एक पल लगाए वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी कमरे में उसकी मौजूदगी का दम बाकी थी। कायरा ने कांपते हाथों से चेहरे से तौलिया हटाया। वह अभी भी डर से कांप रही थी, सांस अटक अटक कर चल रही थी। जैसे ही उसे थोड़ा होश आया, वह झटके से खड़ी हुई, अपने दुपट्टे को संभालते हुए दरवाजे की तरफ लपकी। कमरे से बाहर निकलते ही उसके कदम अपने आप तेज हो गए, जैसे पीछे से कोई पकड़ ना ले। आंगन में दौड़ती हुई वह खुद भी हैरान थी कि अभी क्या हुआ है। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। ओम के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, आज तुम्हारा बंदोबस्त करता हूँ। न जाने क्यों ये शब्द उसे भीतर से डरा कर रख रहे थे। वक्त धीरे धीरे बीत गया। रात का समय था। हवेली के बड़े कमरे में जो कौशल्या देवी का खास बैठक था, वहाँ महफिल सी जमी हुई थी। कालीनों पर एक रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थी, लकड़ी के बने फ्रेम में झिलमिलाते दिखाई दे रहे थे। कमरे के बीचों बीच भारी सोफे पर सब लोग अपनी अपनी जगह बैठे थे। कौशल्या देवी हमेशा की तरह अपने बड़े सोफे पर बैठी थी। उनके बराबर में ओम बैठा हुआ था, मगर माहौल में एक गंभीर सी गंभीरता थी। रघुनाथ भी मौजूद थे, चुपचाप ध्यान से सब कुछ सुनने के लिए तैयार। दूसरी तरफ सानवी बैठी थी, चेहरे पर थकन के आसार थे, मगर साथ ही शक और घबराहट भी साफ झलक रही थी। पूरे कमरे में गंभीर सन्नाटा था, मगर एक कुर्सी खाली थी, कायरा की। वह हमेशा की तरह अपने कमरे में फालतू की रील देखने में मगन थी और इस वक्त किसी को उसकी मौजूदगी का खास एहसास भी नहीं हो रहा था। ओम ने सबकी तरफ देखा, फिर गहरी सांस ली और पूरे भरोसे शब्दों में बोला, आप लोगों को मैंने यहाँ इसलिए इकट्ठा किया है क्योंकि मुझे एक ज़रूरी बात करनी है। सबकी नज़रें एकदम उसकी तरफ उठ गई। रघुनाथ साहब ने अपना चश्मा ठीक किया, सावित्री देवी ने होंठ भींचे और कौशल्या देवी ने भवें उठाकर कहा, बोलो बेटा, क्या बात है? ओम ने तसल्ली भरे शब्दों में कहा, सानवी का रिश्ता तय हो चुका है, शादी में अभी 4-5 महीने बाकी है। लेकिन वे जरा सा रुक गया। ओम थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, जरूर शादी पहले सानवी की होनी चाहिए क्योंकि हमें बहन बेटियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सानवी ने गर्दन झुका ली, उसके चेहरे पर हल्की सी शर्मिंदगी छा गई थी, मगर वह चुप रही। ओम ने बात चालू रखी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे विदेश जाने से पहले कायरा से मेरी शादी हो जाए और उसे मैं अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। ये सुनकर पल भर के लिए पूरे कमरे में बिल्कुल चुप्पी छा गई। फिर कौशल्या देवी तेजी से बोली, कायरा को ले जाने की ज़रूरत क्या है? लड़की जात है, यहीं पर रह लेगी। ओम ने निगाह भरकर अपनी दादी को देखा, पल भर को रुका। अब पहले से ज़्यादा मजबूत शब्द था, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ मैं रहूँगा वहीं मैं अपनी पत्नी को रखूँगा।
दादी, ये मेरा आखिरी फैसला है और मुझे किसी तरह का हंगामा और बहस नहीं चाहिए। सविता देवी ने अपनी नज़रें रघुनाथ साहब की तरफ घुमाई। रघुनाथ साहब ने कुर्सी पर अपना पाँव बदलकर सीधे से बोले, ये जो कह रहा है वही ठीक है। आखिर इसे बाहर जाना है, ऐसे में ठीक होगा कि ये पहले कायरा से शादी कर ली जाए, अपनी पत्नी को साथ लेकर जाए। ओम ने सिर हिलाया। जी, और मैं चाहता हूँ ये शादी इसी हफ्ते संडे को रखा जाए। बस ज़रूरी रिश्तेदारों को ही बुलाया जाएगा। शादी में बिल्कुल सादगी होगी। मैं ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहता हूँ। सानवी ने पहली बार अपनी जुबान खोली थी। उसकी आवाज़ बहुत नरम थी, मगर फिक्र में दिखाई दे रही थी। भाई कायरा की इच्छा है कि उसकी शादी धूमधाम से हो। वह बचपन से ये सपना देखती आई है। आप ऐसा मत कीजिए। ओम बिल्कुल सख्त शब्दों में बोला। नहीं सानवी, कोई ज़रूरत नहीं। धूमधाम में अक्सर नज़र लग जाती है और कायरा बहुत मासूम लड़की है। उसको बहुत जल्दी नज़र लगती है। मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता। सविता देवी ने बेटे को देखते हुए सिर हिला दिया। रघुनाथ जी बोले, हाँ ये तो ठीक ही कह रहे हो। कायरा जल्दी बीमार हो जाती है। ठीक होगा कि एक छोटी फंक्शन की जाए। कौशल्या देवी ने अपनी बातों पर मुहर लगाई और जैसे फैसला हो चुका हो फिर सुखद शब्दों में बोली, अगर सबका यही फैसला है तो मेरी तरफ से भी हाँ होगी। इसी संडे को शादी कर लेते हैं। कमरे की हवाओं में अब गंभीरता फैल गई थी। हर किसी के दिल में अपने अपने ख्याल उथल पुथल हो रहे थे। सानवी ने चुपचाप आंखें झुका ली। सविता देवी ने तसल्ली भरी सांस ली और गौतम साहब ने गहरी नज़र ओम पर डाली। मगर ओम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर आई थी। दिल ही दिल में खुशी की एक लहर महसूस कर रहा था। आखिरकार वह पल भी पास आ गया था जिसका वो बरसों से सपना देखता आया था। बचपन से जिस मोहब्बत को दिल में पाला था, अब वही मोहब्बत उसकी ज़िंदगी की जीवन साथी बनने वाली थी। ये एहसास उसके दिल में इतना खुशी भरा था कि पल भर को कमरे की सारी सख्ती और बहस पीछे रह गई थी। कायरा के कमरे में नरम सफ़ेद बल्ब की रोशनी जल रही थी। दीवार के साथ लगी लकड़ी के रैक पर कायरा के मेकअप के बॉक्स बिखरे हुए थे। बेड पर लेटी हुई वो मोबाइल पर रील चला रही थी। कंबल में लेटे लेटे मोबाइल पर रील स्क्रॉल कर रही थी। जैसे ही दरवाज़ा खुला और सविता देवी के साथ सानवी अंदर दाखिल हुई, वह दरवाजे की ओर चौंकी। जल्दी ही दोबारा स्क्रीन पर नज़र जमा ली। सविता देवी ने सख्त शब्दों में बोला, लड़की तुम्हें होश होना चाहिए, उठकर बैठो, बात करनी है तुमसे। कायरा ने मोबाइल से नज़र हटाकर चेहरे पर वही मासूमियत और शक लिए उन दोनों को देखा। फिर मोबाइल बंद करते हुए बोली, क्या बात है मैडम जी, आज तो मेरे भाग ही खुल गए। बड़े बड़े लोग मेरे कमरे में आए हैं, बताइए क्या हुआ। सविता देवी उसके बेड के बिल्कुल पास बैठ गई। उनका चेहरा थोड़ा गंभीर दिखाई दे रहा था। कायरा ने ये देखकर पलकें झुका ली। सानवी भी उसके बिल्कुल बराबर में बैठ गई। माहौल के इस बदलाव को देखकर वो परेशान सी हो गई। दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग अलग था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ डरा देने वाला सीन हो। सविता देवी कायरा को देखते हुए बोली, मुझे अपनी गुड़िया से कुछ बात करनी है, कुछ वक्त मिल सकता है। सविता देवी उसका हाथ थामे हुए नरमी से बोली। कायरा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिलाया। जी आंटी जी, बिल्कुल, आप मेरी माँ जैसी हैं। आपको वक्त देने के लिए मुझे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। सविता देवी ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोली, मैं हमेशा तुम्हें अपनी बेटी सानवी के बराबर ही जानती हूँ और तुमने भी मुझे अपनी माँ माना है। उसी हिसाब से मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला किया है। कायरा ने भोलेपन में अपनी पलकें झुका ली, सिर दोबारा हिलाया और विश्वास से बोली, बिल्कुल मानूंगी आंटी जी। आपने जो भी फैसला किया होगा वही मेरा फैसला होगा। आपने मुझे बचपन से पाला है। सविता देवी ने उसका हाथ और ज़्यादा मजबूती से थाम लिया और थोड़ा झुककर धीमी आवाज़ में बोली, मैंने तुम्हारी शादी तय कर दी है। ये सुनते ही कायरा की आंखें खुशी से चमक उठी। वह लगभग उछलकर बेड पर सीधी बैठ गई और खुशी से चिल्लाई, सच में बताइए ना आंटी जी, आप मजाक तो नहीं कर रही? क्या आपने सच में मेरी शादी तय कर दी है? सानवी ने अपने होंठ काटे और नज़रें झुका ली। कायरा अभी भी बहुत ही जोश में दिखाई दे रही थी। वह बोली, यानी अब मुझे ये बायोलॉजी और फिजिक्स पर जोर नहीं देना पड़ेगा, यानी अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ना होगा और उनके फार्मूले नहीं रटने होंगे। हे भगवान, आप तो दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनेंगी। थैंक यू सो मच। वह खुशी में झूम रही थी, अपने हाथ जोड़कर जैसे भगवान से प्रार्थना कर रही हो। फिर अचानक सानवी के तरफ देखकर बोली, देखा मैं कितनी खुश हूँ, अब तो बस दुल्हन बनना बाकी है। सानवी ने उसे देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की।
मगर उसके होठों पर वो मुस्कुराहट पूरी न हो सकी। उसकी आंखों में गम झलक रहा था। अगला शब्द कायरा के लिए कितना बड़ा झटका बनने वाला है। सविता देवी ने बात आगे बढ़ाई, पर एक बात सुन लो, पहले ये पूछ तो लो कि किसके साथ तुम्हारी शादी तय की है। कायरा ने उनकी बातों को जैसे हवा में उड़ा दिया और बेड पर उछलकर बैठते हुए बोली, आंटी जी, आप जिस मर्जी के साथ मेरी शादी तय करो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। बस शादी होनी चाहिए, मुझे और क्या चाहिए। सानवी ने गहरी सांस ली, फिर थोड़ा गंभीर होकर बोली, हौसला रखो, सुन तो लो माँ क्या कह रही है। लेकिन कायरा ने उनकी गंभीरता को मजाक समझकर हंसी में उड़ा दिया और तकिए का सहारा लेकर बैठ गई। अरे सानवी, आप इतनी टेंशन वाली शक्ल क्यों बना रही हो? मुझे तो बस ये खुशी है कि मेरी शादी हो रही है, बाकी किसके साथ ये आपकी समस्या है, मेरी नहीं। सविता देवी और सानवी दोनों एक दूसरे को देखने लगी। कमरे की हवा में एक अनजाना सा सुकून फैल गया था। खिड़की के पर्दे हल्की हवा से जरा जरा हिल रहे थे, मगर अंदर का माहौल इतना बोझल हो चुका था जैसे सांस लेना भी मुश्किल लग रहा हो। कायरा ने अपनी चमकती आंखों से दोनों को देखा और तेजी से बोली, अच्छा तो बताइए किसके साथ तय की है मेरी शादी? लड़का कौन है, क्या करता है, परिवार कौन सा है, नाम क्या है, सब बताइए ना। उसकी आवाज़ में बचकानी सी खुशी, शक और चहल पहल थी, जैसे किसी बच्चे को गिफ्ट का डिब्बा दे दिया गया हो और वो बेसब्री से उसे खोलना चाहती हो। सविता देवी ने एक पल को कायरा को देखा और फिर गंभीरता से बोली, तुम दोनों बच्चे आपस में खेल कूद कर जवान हुए हो। तुम दोनों एक दूसरे को और एक दूसरे के परिवारों को भी जानते हो और वो क्या करता है ये भी तुम अच्छी तरह से जानती हो। कायरा कायरा हंसती, दोनों हाथों की हथेलियां बजाने वाले अंदाज में ऊपर उठाई और मुस्कुराकर बोली, अरे ये तो और भी ज़बरदस्त बात हो गई। अगर मैं उसे बचपन से जानती हूँ तो फिर और भी आसान हो जाएगा। मेरी ज़िंदगी में तो सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। सविता देवी धीमी आवाज़ में बोली, हाँ खुशियाँ तो ज़रूर होंगी, क्योंकि तुम्हारे ससुराल वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वह लड़का तुम पर अपनी जान निछावर करता है। अब कायरा के चेहरे से खुशी धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आंटी को गौर से देखा और गंभीर शब्दों में बोली, आंटी जी, मैं आपकी बातें बिल्कुल नहीं समझ पा रही हूँ। सीधा सीधा बताइए ना, लड़का कौन है, नाम क्या है उसका? क्या सच में आप लोगों ने मेरी शादी तय कर दी है या फिर मेरे साथ कोई प्रैंक हो रहा है? नहीं बेटा, तुम्हारी शादी ओम से हो रही है। आंटी जी, मैंने तो कभी ओम को उस नज़र से नहीं देखा, मैं क्यों उनसे शादी करूँगी? उसकी आवाज़ धीमी थी मगर गुस्से की हालत में झलक रही थी। आंखों में आंसू तैरने लगे। सावित्री देवी ने नरमी से मगर मजबूत शब्दों में बोला, यह हमारा फैसला नहीं, बड़ों का फैसला है। तुम्हारी माँ के मरने के बाद ही ये तय हो गया था। तुम्हारे पिता को भी इसमें कोई एतराज़ नहीं। गौतम साहब ने भी कहा है कि बस तुम्हें बता देना। ये सुनते ही कायरा के सब्र का बांध टूट गया था। आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह काफ़ी ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी, नहीं, मैं किसी कीमत पर ये शादी नहीं करूँगी। सारी ज़िंदगी मेरी उनसे डर डर कर बीती है। आप चाहती हैं कि शादी के बाद भी मेरी ज़िंदगी ऐसी नरक हो जाए? मैं कभी नहीं करूँगी ये शादी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं पापा को भी मना कर दूँगी, मैं ओम को भी मना कर दूँगी। वह बहुत गंभीर होकर अपने जज्बातों में डूब पड़ी। आवाज़ ऊंची हो गई थी, मैं मर जाऊँगी आंटी जी, लेकिन उनसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये कहकर हिचकियों के साथ रोती हुई तेजी से उठी और वॉशरूम की तरफ भाग गई। दरवाज़ा जोर से बंद होने की आवाज़ आई। सानवी ने अपने आंसू सब्र से पीने की कोशिश की, मगर दिल में एक दर्द सा उठा। उसने अफसोस भरी नज़र उस सावित्री देवी को देखा, हल्के से नामे सिर हिला दिया। उसकी आंखें कह रही थी कि यह फैसला ठीक नहीं। सावित्री देवी के चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वो बेकाबू सी हो गई थी और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। पर्दे हिलते रहे। कमरे के अंदर कायरा के रोने की दबी दबी आवाज़ घूमती रही। अगले दिन दोपहर का वक्त था। सूरज अपनी पूरी चरम सीमा पर बिल्कुल सिर के ऊपर खड़ा था। खिड़कियों से छनकर कमरे में उतर रहा था। हवेली की दीवारों पर सन्नाटा फैला हुआ था, जैसे हर चीज़ किसी दबाव में आ गई हो। कायरा का चेहरा रात भर रोने से इतना सूजा हुआ था कि आंखें बड़ी मुश्किल से ही खुल पा रही थी। उसने सुबह से एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला था। वह बिस्तर पर अकेली पड़ी रही, मगर आंखों के पानी से उसका तकिया पूरा गीला हो गया था। ये खबर कौशल्या देवी तक पहुंच गई थी और ओम तक भी, मगर दोनों के तेवरों में कोई नरमी नहीं आई। सब अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। दोपहर के खाने के बाद कौशल्या देवी ने नौकरानी के हाथ खबर भिजवाई कि कायरा को जल्दी मेरे कमरे में बुलाया जाए। ये खबर सुनते ही कायरा ने दिल पर हाथ रखा, जैसे किसी अदालत में उसे ले जाया जा रहा हो।
वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हुई उठी, आंखों पर हाथ फेरा, मगर सूजी हुई पलकों से आंसू छुप ना सके। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो कौशल्या देवी के कमरे तक पहुंची। दरवाजे पर खड़े होकर उनसे हल्की सी आवाज में उनका आदर किया, उनके पैर छुए। कौशल्या देवी अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। उनकी आंखों में शक्ति और शब्दों में घमंड था, जैसे उनके एक एक शब्द से फैसला टपक रहा हो। कायरा को देखते ही वह तेज शब्दों में बोली, क्या तमाशा बनाया हुआ है तुमने? ये क्या नखरेबाजी कर रही हो? कायरा की पलकें झुक गई और होंठ कांपने लगे। दिल की घबराहट आंसुओं की सूरत में बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही थी। दादी जी, मुझे नहीं करनी ये शादी ओम से। आप लोग क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गए हो? अगर मेरी माँ जिंदा होती तो कभी भी आप लोग मुझ पर ये जोर जबरदस्ती नहीं कर पाते। ये सुनते ही कौशल्या देवी सीधी होकर बैठ गईं। आंखों में गुस्से की चमक थी। वह भारी शब्दों में बोली, जुबान चलाना बंद करो। मेरे सामने ये ड्रामा मत दिखाओ। ये रोना धोना यहाँ मुझ पर कोई असर नहीं डालने वाला। तुम्हारी शादी हर हाल में इसी संडे को होगी, मेरे पोते ओम के साथ, और अगर तुम्हें कोई ऐतराज है तो अपने पास रखो। कायरा ने डरकर उनकी आंखों की तरफ देखा, मगर दिल की तड़प होठों पर आ गई। वह सिसकती हुई बोली, दादी जी प्लीज़, मुझे नहीं करनी उनसे शादी। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, मुझे बुरा भला कहते हैं। मैं कैसे अपनी ज़िंदगी उनके साथ बिताऊंगी? कौशल्या देवी ने हाथ के इशारे से उसे चुप करवाया और कड़कदार आवाज़ में बोली, डांटता है इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी फिक्र करता है, तुमसे बहुत प्यार करता है। जो डांट तुम्हें महसूस होती है वह असल में उसकी मोहब्बत है। और अब बस बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा, अब एक शब्द भी नहीं सुनना। अगर तुमने संडे के दिन किसी भी तरह का तमाशा किया तो याद रखना, मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। तुम्हारा इस परिवार से कोई संबंध बाकी नहीं रहेगा। तुम अच्छी तरह जानती हो बगावत करने वालों के साथ क्या होता है। अपनी सज़ा के लिए तुम तैयार रहना। उनके शब्द किसी तेज धार छुरी की तरह कायरा के दिल पर उतर गए थे। उनके कदम लड़खड़ा गए और वहीं ज़मीन पर बैठ गई। हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, दादी जी प्लीज़, मुझ पर तरस करिए। मुझ पर, मैं मर जाऊंगी लेकिन ओम से शादी नहीं करूंगी। कौशल्या देवी के चेहरे पर जरा सी नरमी आई थी। वह धीमे शब्दों में बोली, मैंने जो फैसला कर लिया है वो पत्थर की लकीर जैसा है। ये सुनते ही कायरा ने एक आखिरी बेबस निगाह उन पर डाली। आंखों से आंसू गालों पर बहते रहे, मगर उसकी गिड़गिड़ाहट सुनने वाला यहाँ कोई नहीं था। वह रोते रोते दरवाजे की तरफ बढ़ी और भागते हुई कमरे से निकल आई। रास्ते में हिचकियों की आवाज़ देर तक गूंजती रही, मगर कौशल्या देवी के कमरे में बिल्कुल चुप्पी छाई रही। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। संडे का दिन भी सर पर आ पहुंचा था। उसकी लाख विनती और हाथ जोड़ने के बावजूद सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। हवेली के आंगन में बहुत ही खूबसूरत मंडप सजाया गया था। पूरा घर रोशनियों से सजा हुआ था और जगमगा रहा था। फूलों की खुशबू हर जगह फैली हुई थी, मगर उस खुशबू में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। माहौल में खुशी के बजाय एक तनाव सा छाया हुआ था। मेहमान कुर्सियों पर गंभीरता के साथ बैठे हुए थे। सब जानते थे ये शादी किसी की खुशी से ज़्यादा बड़ों के फैसलों का नतीजा है। आंगन के बिल्कुल बीचों बीच मंडप सजा हुआ था। वहाँ कायरा को दुल्हन के कपड़ों में बिठा दिया गया था। मंडप में पीली साड़ी में बैठी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे कोई नाजुक कली या स्वर्ग की कोई अप्सरा उतरकर उस मंडप पर आ बैठी हो। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था और हाथ कांप रहे थे। वह बार बार अपनी साड़ी के पल्लू को मोड़ रही थी। उसकी सूजी हुई आंखें साफ बता रही थी कि रात भर उसने नींद नहीं ली। उसके बराबर में खानदानी पगड़ी पहने, सफ़ेद कपड़ों और पीली धोती में ओम बैठा था। चेहरे पर गुरूर, आंखों में शक्ति, जैसे वह अपने आसपास के शोर शराबे से बिल्कुल अलग हो। उसके चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि ये शादी कोई खुशी का उत्सव नहीं, बल्कि एक रस्म के तौर पर निभाई जा रही है। उसके चेहरे पर जरा सी भी नरमी नहीं आई थी। पास ही कौशल्या देवी कुर्सी पर बैठी हुई थी, हाथों में रुद्राक्षी माला गिन रही थी। आंखों में तसल्ली थी। वह बारी बारी आंखों से मेहमानों की तरफ देख रही थी और फिर बड़े सुकून से अपने पोते और होने वाली बहू को देखकर सिर हिलाती। उनके चेहरे पर वही तसल्ली भरी मुस्कुराहट थी, जैसे बरसों का अरमान आज पूरा होने जा रहा हो। कुछ पल के बाद पंडित जी ने अपने कार्यक्रम शुरू किए। हवन जल चुका था। उन दोनों को साथ बिठाया जा चुका था। मंत्र पढ़े जा रहे थे। शादी के कार्यक्रम शुरू हो चुके थे, लेकिन कायरा के दिल पर वही पत्थर सा बोझ और डर था। उसकी आंखें आंसुओं से भीगती जा रही थी। पंडित जी ने कहा, बेटी खड़ी हो जाओ, अफेरों को मुहूर्त है। उस वक्त उसके कानों में जैसे किसी ने पिघलता हुआ लोहा डाल दिया हो। उसने धीरे से अपने शरीर को समेटा और उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था,
पल भर के लिए उसका दिल चाहा जोर से चिल्लाकर ये सब मना कर दे, मगर आसपास बैठे सबकी नज़रें कौशल्या देवी की शक्ति याद आते ही उसकी सांस रुक सी गई। उसकी पलकों से आंसू बह निकले और कांपते हुए वो पंडित जी के बोले गए मंत्रों के हिसाब से फेरे लेने लगी। रोते रोते उसने बड़ी मुश्किल से सारे फेरे पूरे किए थे। कायरा की नज़रें ज़मीन पर ही गड़ी हुई थी, आंखों से आंसुओं की लकीरें बह रही थी। उसने आखिरी फेरा लेते हुए लगभग ज़मीन पर बैठ गई। मेहमानों ने नज़रें चुरा ली, कोई उसकी कमजोरी देखना ही नहीं चाहता था। फिर पंडित जी ने ओम की तरफ मुंह किया और बोले, बेटे तुम्हें ये सारे वचन निभाने हैं और अपनी पत्नी का पूरा पूरा ध्यान रखना है। ओम बिल्कुल खामोश था। उसके अंदर कोई बदलाव नहीं था, ना ही कोई हिचकिचाहट। आंगन में बैठे लोगों ने रस्म के तौर पर आशीर्वाद लिए। सबने मुस्कुराकर ओम को और कायरा को बधाई दी, मगर उस शोर में कायरा के दिल की सिसकी दब गई थी। कायरा ने सिर झुकाए रखा, उसके आंसू साड़ी के पल्लू के अंदर छुप गए, मगर दिल में चीख अब भी गूंज रही थी। मैं नहीं चाहती थी ये शादी करना। वक्त धीरे धीरे गुजर गया। शादी के बाद उसे ओम के कमरे में पहुंचा दिया गया था। कमरे का दरवाज़ा हल्की आवाज़ के साथ खुला। 2 दिनों की तैयारी और शादी के थकन के बाद हर तरफ सुकून फैला हुआ था, मगर अंदर एक अजीब सा दबाव छुपा हुआ था। कमरा गुलाब की पंखुड़ियों और हल्की खुशबू से सजा हुआ था। छत पर लटके झूमर की रोशनी कमरे में खुशबू फैला रही थी। ओम दरवाजे पर खड़ा हल्की मुस्कुराहट के साथ अपनी नई दुल्हन को देख रहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी सांस रुक सी गई। सामने कायरा कांपते हाथ में एक तेज छुरी लिए बैठी थी, जो सीधी उसकी कलाई पर रुकी हुई थी। उसके आंसू साड़ी के अंदर छुपे नहीं थे, बल्कि साफ उसके होठों पर बह रहे थे। जैसे ही उसने अपने कलाई पर दबाव डाला, ओम एक झटके से आगे बढ़ा। उसने उसके हाथ से छुरी छीनकर एक तरफ फेंकी और गुस्से में आकर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। पागल हो गई हो? ये कैसी हरकत है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कायरा हिचकियों के साथ रोते हुए बोली, मुझे नहीं करनी ये शादी। घर वालों ने ज़बरदस्ती की है, मैं नहीं रह सकती आपके साथ। मैं मर जाऊंगी, लेकिन सारी ज़िंदगी घुट घुट कर नहीं बिता सकती। मेरी माँ ने भी यही ज़िंदगी बिताई थी, हर वक्त दब कर डर कर, और फिर मर गई। मैं नहीं चाहती कि मेरी ज़िंदगी भी वैसे ही हो। ये कहते ही वो दोबारा छुरी की तरफ लपकी। ओम ने जल्दी से उसका बाजू पकड़ा और ज़ोर से बिस्तर पर बिठा दिया। उनकी आंखों में गुस्से के साथ बेबसी भी थी। वह झुककर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी माँ के साथ जो हुआ वो उनकी ज़िंदगी थी, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है और उसमें तुम शामिल हो। मैं कभी भी तुम्हें अपनी जान लेने की इजाज़त नहीं दूंगा, समझी तुम? बचपन से तुम मेरे दिल में हो। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मरने दूंगा? कायरा रोते हुए कांपते हुए शब्दों में बोली, झूठ बोल रहे हैं आप। अगर आपको मोहब्बत थी तो आप हमेशा मुझे क्यों डांटते रहते थे? ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वहाँ मत जाओ, हर वक्त रोक टोक करते रहते थे, और अब आप कहते हैं कि मुझसे मोहब्बत करते हो। मैं क्यों विश्वास करूं? आप झूठ बोल रहे हैं। ओम ने गहरी सांस ली, थोड़ा नरम शब्दों में बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने कभी मजाक नहीं किया तुम्हारे साथ। पत्नी हो तुम मेरी, शादी की है तुमसे, खेल नहीं किया। और जो मैं तुम्हें डांटता रहता हूँ वह सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए होता है। मैंने कभी तुम्हें दिल दुखाने के लिए कुछ नहीं बोला। वह कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, कायरा तुम अभी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन वक्त के साथ करने लगोगी। भरोसा रखो मुझ पर, मैं तुम्हारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करूँगा। कायरा का दिल जैसे भीतर से पिघल गया हो। वह रोते हुए उसके सामने झुक गई और धीरे से उसके सीने से लग गई। उसका दिल बेहद भारी हो रहा था। उसके आंसू ओम के कमीज को भिगो रहे थे। मुझे नहीं करनी थी ये शादी, वो एक बार फिर बोली। ओम ने उसके कांपते कंधे पर हाथ रखा, उसे अपने सीने से लगा लिया। बस बिल्कुल चुप हो जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वह धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाने लगा, उसको अपने सीने से काफ़ी देर तक चिपकाए रखा, जब तक कायरा ने ओम को नहीं छोड़ा। उसके डीप गले ब्लाउज से उसका खूबसूरत फिगर यूं ही झलक रहा था। ओम ने उसे धीरे से कान में कहा, आज तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। मैंने एक दिन तुम्हें कोरियन सीरियल देखते हुए देखा था और मैंने तुम्हें नहीं टोका था। तुम सुहाग रात का सीन देखकर बड़ी बेताब हो रही थी। मैंने तुम्हें छुपकर देखा था। मैं उसी वक्त मचल गया था, तुम्हारी मोहब्बत के लिए, तुम्हारी चाहत के लिए। लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया था। उनकी किस वाली सीन भी तुम बड़ी चाहत से देख रही थी। अब बताओ, क्या मैं वैसा लग रहा हूँ या नहीं, या तुम्हें उससे भी ज़्यादा रोमांटिक पति चाहिए? कायरा अपनी नज़रें झुकाकर शर्मीले अंदाज में होंठ कांपने लगी। उसके होंठों से कुछ भी नहीं निकल रहा था। उसके दिल की धड़कन बहुत तेज हो रही थी।
जिस आदमी को उसने उस रूप में कभी नहीं देखा था। आज वही रूप लिए उसके सामने खड़ा था, बेहद हैंडसम और जवान था। कायरा का पूरा जिस्म कांपने लगा था। उसने धीरे से कायरा के डीप गले ब्लाउज के नीचे पीठ पर किस किया, जिससे वह सिहर उठी थी। उसे ओम का ये रूप देखकर उसका दिल मचल उठा था। ओम ने कायरा को बाहों में भरकर बिस्तर पर लाया। उसके डीप गले ब्लाउज को निहारते हुए पूछने लगा, कायरा, ये कपड़े तुम्हें चुभ नहीं रहे? निकाल दो इसे। और ये देखो, ज्वेलरी से तुम्हारे गले में निशान पड़ रहा है। इसे दोबारा सुबह पहन लेना। अभी सब कुछ रिमूव कर दो। वो मोटी मोटी आंखों से ओम को निहार रही थी। ओम ने धीरे धीरे उसकी ज्वेलरी और फिर उसके ब्लाउज को उसके तन से अलग किया और उसके लहंगे को उसकी कमर से अलग किया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर ओम बेकाबू हो गया था। उसके होठों पर किस करता हुआ उसे घायल कर गया था। वह आनाकानी कर रही थी, शर्मा रही थी, कांप रही थी, लेकिन वह उन पीछे हटने वालों में से नहीं थी। कायरा को इतना बेकाबू कर दिया कि उसने अपने आप को उसके हवाले सौंप दिया था। अब वो धीरे धीरे सिसकियां लेती, बार बार उसके हाथों को नीचे करती, लेकिन वह तो कायरा के जिस्म में ऐसे समा गया था। कायरा भी खुद बहकती चली गई। एक चीख तेज हुई, उसके बाद सहज सहज सारी रात एक दूसरे के जिस्म से सुकून पाते रहे। कमरे में गुलाब की खुशबू, रोशनी की नमी और दुल्हन की सिसकियों का मिला जुला माहौल फैल गया। ओम की नज़र छुरी की तरफ उठी, जो फर्श पर दूर गिरी हुई थी। उसने गहरी सांस ली और अंदर ही अंदर एक फैसला किया। बेहद धीरे से अपनी सांसें उसकी सांसों से जोड़ दी। ये बेहद नरमी और प्यार से किया गया था। उसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं था। वो पल भर के लिए बिल्कुल सुन्न हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे महसूस करने लगी थी। वह धीरे धीरे उसमें गुम होने लगा। कुछ पल उसने हल्की सी हिम्मत की थी, लेकिन उसके हर व्यवहार पर इतनी नरमी थी, वह बिल्कुल सुन्न हो गई थी और बेकाबू होकर खुद को अपने पति के हवाले कर गई थी। वक्त धीरे धीरे बीतता गया। 6 महीने बीत चुके थे। जिंदगी की वे कड़वी बातें, आंसू जैसे कहीं छुप गए थे। आज किचन में कायरा अपने ही अंदाज में बैठी थी। सामने छोटा सा थाल रखा गया था, उसमें खट्टा अचार रखा हुआ था। उसके हाथ कांप रहे थे। वह हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ एक एक निवाला मज़े से खा रही थी। उसका चेहरा भरा सा मगर चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। वह 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। माँ बनने की खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। इसी बीच किचन का पर्दा हिला। कौशल्या देवी छड़ी पकड़े हुए अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर झुंझुलाहट थी। उन्होंने एक नज़र कायरा को देखा, तुरंत बोल उठी, हे भगवान, ये लड़की तो मेरी जान पर बनी है। अरे ये क्या हरकत कर रही हो? अगर तेरे पति ने ये सब करते हुए देख लिया ना तो सीधी टांगे तोड़ देगा। कायरा ने बड़ी बेफिक्र से एक और निवाला मुंह में डाला और मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल भी नहीं दादी जी, मुझे बहुत प्यार करते हैं और मुझे कुछ नहीं कहेंगे। सावित्री देवी ने गुस्से वाले अंदाज में आंखें घुमाई। हाँ हाँ, बस हम ही तुमसे नफरत करते हैं। मैं कहती थी ना, सुकून से शादी कर लो, जिद और हंगामा क्यों चाहती हो? लेकिन तुम्हें तो पूरे घर सर पर उठाना था। अब देख लो, हर वक्त पति की माला जाप करती रहती हो। कायरा ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि किचन के दरवाजे पर ओम नजर आया। वह सीधा आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी प्लेट उसकी प्लेट के पास रख दी, जिसमें ताजे खट्टे फल रखे हुए थे। उसके होठों पर नरमी मुस्कुराहट थी। वह झुक कर बोला, आखिर क्यों न खाए खट्टी चीज़ें? मुझे बहुत पसंद है और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूँगा। ये कहकर उसने कायरा के सिर पर नरमी से किस किया। कायरा की आंखों में हल्की सी नमी तैर गई थी, मगर दिल में सुकून उतर आया। सावित्री देवी के होठों पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। वह दोनों को देखते हुए बोली, सदा खुश रहो और सुहागन रहो, मगर अपनी पत्नी को जरा सा समझा दो। ये खट्टी चीज़ें यूं ही खाती फिरती है, फिर इसका पेट खराब होगा। अब तो जिस हाल में है, उसे अपने बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। अगर पेट में कुछ हो गया और कोई उल्टी सीधी दवा खा ली तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये है जिद्दी, बिल्कुल भी सुनती नहीं है मेरी। ओम ने एक पल के लिए कायरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में शरारत झलकी थी। उसने हल्की सी आंखें घुमाई तो कायरा ने तुरंत रोने जैसी सूरत बना ली। ये मुझे हर वक्त डांटती रहती है, क्या आप भी मुझे डांटोगे? ओम के होठों पर मुस्कुराहट गहरी हो गई। उसने ना में सिर हिलाया और धीरे से बोला, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, लेकिन समझाऊंगा जरूर। तुम्हारी सेहत मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अब तो सिर्फ तुम नहीं, हमारी औलाद तुम्हारे साथ है, उसका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। कायरा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसके होठों पर चमक उतर आई, जैसे वह सारा बोझ जो कभी उसके दिल पर था अब धीरे धीरे उतर चुका हो। ओम ने उसके माथे पर नरमी से प्यार किया। सावित्री देवी ने दोनों को देखते हुए
दिल ही दिल में सुकून की सांस ली। उनके होंठों पर हल्की सी प्रार्थना थी, भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। किचन में उस पल एक अजीब सा सुकून था। बाहर पेड़ों की पत्तियां हल्की हल्की हिल रही थी, मगर किचन के अंदर सिर्फ हकीकत जगमगा रही थी। वह हकीकत जो बता रही थी कि ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसी नज़र आती है। 6 महीने पहले जो लड़की मौत को गले लगाने पर तुली हुई थी, आज ज़िंदगी को सीने से लगाए बैठी थी। जो रिश्ते उसे कैद लगते थे, वही उसके सुकून का सहारा बन गए थे। कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वह हकीकत नहीं, सिर्फ एक मोड़ होता है। असली कहानी उसके पीछे छुपी होती है। हम अक्सर उस पार देख नहीं पाते। ज़िंदगी के इम्तिहान सख्त ज़रूर होते हैं, मगर कभी कभी उन्हीं में वह सुकून छुपा होता है जिसकी हमें तलाश रहती है। कायरा की माँ एक विदेशी औरत जरूर थी। दोनों परिवारों का विदेश में बहुत बड़ा कारोबार था। ये दोनों दोस्त एक साथ ही रहा करते थे। कायरा की माँ की शादी ज़बरदस्ती की गई थी। वह किसी और से प्रेम करती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने कुंदन सिंह से उसकी शादी कर दी थी। कुंदन सिंह और रघुनाथ दोनों ही एक ही गांव में रहा करते थे। कुंदन सिंह ने शादी के बाद गांव में शिफ्ट होकर अपनी पुरानी हवेली में रहना शुरू कर दिया था, और कुंदन सिंह रघुनाथ बिल्कुल भाइयों जैसे रहा करते थे। इन लोगों के बीच कभी कोई अनबन नहीं हुई थी, लेकिन अचानक कायरा की माँ की मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। कायरा की माँ को कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो गई थी और उनकी बेटी अकेली रह गई थी। वे मरते दम तक अपनी बेटी का हाथ सावित्री देवी को पकड़ाकर चली गई और उनसे वादा करवाया था कि अपने बेटे के साथ उसकी बेटी की शादी करोगी। सभी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया था और उसी दिन ये शादी तय हो गई थी। लेकिन ये बात कायरा को नहीं बताई गई थी। वे बहुत छोटी थी। उस वक्त वह सिर्फ 2 साल की थी और ओम 10 साल का था। इसी वजह से ओम को ये बात मालूम थी, लेकिन कायरा को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वह बहुत छोटी थी और उसे उसी तरह पाला गया जैसे उसकी माँ ने पाला था। कुंदन साहब ने दोबारा शादी नहीं की थी और वो फिर से विदेश में अपना कारोबार संभाल रहे थे, जबकि रघुनाथ यहाँ गांव की सारी खेती बाड़ी और ज़मीन संभाल रहे थे। इन दोनों परिवारों में आपस में बहुत ज़्यादा लगाव था। तभी ये शादी सबकी सहमति से हुई थी और इन दोनों के लिए अच्छी साबित हुई थी। लेकिन कभी कभी ऐसी शादियाँ नुकसान भी दे जाती हैं। यहाँ ये दोनों बच्चे आपस में प्रेम कर बैठे थे, तो बात यहीं पर थम गई। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।